हेलो फ्रेंड, सब घर में कुशल मंगल। तो आज हम कक्षा 9वीं विषय भूगोल घटक पाठ 5 वृष्टि वर्षा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आपको पता है कि वर्षा किसे कहते हैं। तो वर्षा के बारे में यहाँ लिखा गया है, देखिए आप। वृष्टि के बारे में कि बादलों से जमीन पर द्रव रूप या ठोस रूप में पानी की बौछार होती है। हिम, ओले, बारिश, इसके रूप में ये वृष्टि के प्रमुख रूप होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को वृष्टि के बारे में बताया गया है कि बादलों से जमीन पर द्रव रूप या ठोस रूप में जो बारिश वगैरह होती है वो हिम रूप में हो या ओले में, या बारिश जो पानी के रूप में होती है वो बारिश कहलाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को हिम के बारे में जानकारी दूंगा मैं। हिम वायुमंडल में हवा का तापमान जब द्रवनांक बिंदु से कम होता है तब हवा में स्थित वाष्प भाप सीधे हिम कणों में परिवर्तित होती है। यह वायु रूप वाष्प ठोस रूप में परिवर्तित होती है। ऐसी ठोस रूप की वर्षा को हिम वर्षा कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वायुमंडल में जब हवा का तापमान 0 सेल्सियस या द्रवनांक बिंदु से कम हो जाता है तब वो हवा में स्थित जो वाष्प भाप बन जाती है वो सीधे हिम कणों में परिवर्तित यानी चेंजेस हो जाती है। तो हिम कणों में चेंजेस होने बाद में या वायु रूप, तो हिम कणों में चेंज होने बाद में वायु रूप से वाष्प में ठोस रूप में परिवर्तित होती है। तो जो वायु रूप है गैस वो ठोस रूप में परिवर्तित होने पे जो बताया गया आप लोगों को, हिम के कणों में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने के बाद में वो वायु रूप वाष्प में ठोस रूप में परिवर्तित होती है। ऐसी ठोस रूप की वर्षा को ही हिम वर्षा कहते हैं। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का ओले। भूपृष्ठ पर अधिक उष्मा होने पर ऊर्ध्वगामी हवा प्रवाह गति से बहती है। जल कण ऊंचाई पर जाने से जल कणों का घनीभवन होकर ओलों की निर्मित होती है। ओले वजनदार होने से वे भूपृष्ठ पर आने लगते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ओले के बारे में बताया गया। जिस प्रकार से यहाँ पे ओले जब गिरते हैं तो ओले की वजह से जान माल का भी नुकसान होता है और फसलों को भी नुकसान हो जाता है। तो ओले किस प्रकार से बनते हैं? भूपृष्ठ पर अधिक उष्मा होने पर ऊर्ध्वगामी हवा प्रवाह गति से बहती है। जल कण ऊंचाई पर जाने से जल कणों का घनीभवन होता है। घनीभवन होने के बाद में जब वो ओलों की निर्मित होती है तो ओले वजनदार होते हैं। वजनदार होने से वो बादलों में उसका जो वजन ज्यादा होने से गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जमीन उसे अट्रैक्ट करती है। तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा फिर वो ओले बर्फ के बड़े बड़े गोले आकार के हिसाब से गिरना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो ऊपर बादलों से गिरते वक्त हवा के संपर्क में आते, धीरे धीरे वो आकार में छोटे होते चले जाते हैं। पहले तो वो ज्यादा गुरुत्वाकर्षण से खींचे जाते हैं, लेकिन ऊपर से गिरते गिरते वो छोटे रूप में हो जाते हैं, जिससे हमारी फसलों को नुकसान पहुंचता है और जान माल हानि का भी ज्यादा खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से हो गया आपके ओले। ओलों के बाद में आ रहा आप लोगों को वृष्टि वर्षा। हवा में स्थित भाष्प का संघनीभवन होता हो उस कारण तैयार हुए जलकण और हवा स्थित धूलिकण इकट्ठे आकर बादल तैयार होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस प्रकार से वर्षा होती है। तो आपको पता है भाष्प के द्वारा कि जहाँ पर सूर्य प्रकाश की किरणें जब पानी के समुद्र के पानी ठहरा हुआ या जमीन पर जो पानी ठहरा हुआ होता है उसके ऊपर वो किरणें गिरती है, और किरणें गिरने के बाद में वो सूरज वहां पे पानी को सोखता है, उसका वाष्पीभवन शुरू हो जाता है। वाष्पीभवन शुरू होने के बाद में वो संघनीभवन होता है, और संघनीभवन होने के बाद में जो जल कण और हवा के धूल कण वगैरह वो बादल के रूप में जमा हो जाते हैं। तो बादल के रूप में जमा हो जाते हैं और इकट्ठे आकर बादल तैयार होते हैं, उससे वर्षा होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया कि सूरज की किरणों के द्वारा सूरज पानी को भाष्प के रूप में ऊपर खींचता है, और फिर खींचने के बाद में हवा, जल कण और हवा दोनों मिक्स होकर जो धूली कण इकट्ठे होते हैं वो इकट्ठे होकर बादल का रूप लेते हैं। फिर बादल से बारिश होती है, बादल फटते हैं या बादलों के आपस में टकराने से बारिश होती है। आरोही अथवा अभिसरण वर्षा। तो आरोही अथवा अभिसरण वर्षा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि विषुवतवर्तीय प्रदेशों में सूर्य की ऊष्मा के कारण भूपटल का तापमान बढ़ता है और समीप वाली हवा गर्म होती है। हवा गर्म होने से प्रसरण होकर वहां ऊंचाई पर जाने लगती है। ऊंचाई पर जाकर ये हवा ठंडी होती है। ठंडी हवा की वाष्प धारण क्षमता कम होती है, तो इससे ही
आरोही वर्षा होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि विषुवतवर्तीय प्रदेशों में सूर्य की ऊष्मा के कारण भूपटल का जो तापमान टेम्परेचर वो बढ़ता है। तो टेम्परेचर ग्रोथ होने से ज्यादा हवा और गर्म हवाएं ज्यादा हाई ऊंचाई पर जाती है। तो ऊंचाई पर जाने के कारण हवा गर्म होने से उसका प्रसरण होता है, और ऊंचाई पर जाने के बाद में वो जैसी जैसी हवाएं प्रसरण होते जाता जाना ऊंचाई पर जाता वैसे उसका प्रसरण होता है। मतलब ज्यादा ऊंचाई पर गर्म हवाएं पहुंचने के बाद में फिर वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद में वो हवा का वाष्प धारण क्षमता कम होती है। मतलब वो हवाएं जो गर्म हवाएं होती है जिसमें वाष्प धारण करती है, ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद में उसकी वाष्प धारण क्षमता कम हो जाती है। इस कारण फिर वो धीरे धीरे वो हवाएं ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के कारण ही यहाँ पर आरोही अथवा अभिसरण वर्षा होती है। आरोही मतलब चढ़ने वाली। जिस प्रकार से सूर्य प्रकाश जहाँ विषुवतीय प्रदेश में अटैक करता है, और सूर्य की किरणें के कारण जो उष्णता है, गर्माहट, वो गर्माहट के कारण वो हवाएं ऊपर बढ़ते चली जाती है गर्म होते हुए। जैसी जैसी वो हाई लेवल पर चढ़ती जाती है वैसी वैसी उसका जो है संघनीभवन होता चला जाता है, और गर्म हवा होने के बाद में जैसी जैसी ऊपर जाती है तो वहाँ वो धीरे धीरे ठंडी होती है, फिर ठंडी हो जाती है, उसका प्रसरण शुरू हो जाता है। तो ठंडा होने से वो फिर बारिश शुरू हो जाती है। जब तक गर्माहट रहती है तो वो हवाओं के द्वारा वो जमा रहता है, संघनीभवन होते रहता है। लेकिन जैसी जैसी हवाएं ठंडी होती जाती है वैसे उसका प्रसरण आरंभ होता है, उससे ही अभिसरण या आरोही प्रकार की बारिश होती है। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का प्रतिरोधी वर्षा। समुद्र से अथवा विशाल महासागर से आने वाले पवन वाष्पयुक्त होते हैं। उनके मार्ग में आने वाली ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से वह रुक जाते हैं। पर्वत श्रृंखलाओं की रुकावट के कारण प्रतिरोधी या प्रतिरोध प्रकार की वर्षा होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रतिरोधी वर्षा के बारे में बताया गया है कि हमारे बड़े बड़े समुद्र, विशाल महासागर वगैरह होते हैं, उनमें सूर्य अटैक करता है। सूर्य किरणें के द्वारा वो सब वाष्प किरण बनकर ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद में जैसे जैसी वो हवा उसे उड़ा कर लेके जाती है, तो जैसे उसका मार्ग बनते जाता है, जैसी जैसी वो हवाएं महासागर या समुद्र विशाल सागर से वो किरणें वाष्पीभवन सूर्य के द्वारा होता है, फिर वो हवा उड़ा के ले जाती है। लेकिन जितनी ताकत उसमें होती है उतनी ताकत से उसे उड़ा कर ले जाती है। लेकिन उनके बीच में पहाड़ पर्वत वगैरह आ जाते हैं तो ऑब्स्टेकल निर्माण करते हैं, और ऑब्स्टेकल निर्माण करने के बाद में फिर वो धीरे धीरे जो हवाओं का जो वाष्पीभवन बनाती है तो उसकी पावर, उसकी शक्ति कम हो जाती है। फिर वो पहाड़ों से टकराने से या फिर वो वहीं अपना दम छोड़ देती है, और वहाँ पे वो पूरी तरह से डिसएक्टिवेट हो जाती है। डिसएक्टिवेट होने के बाद में वहीं वो रुक जाती है। उससे ही प्रतिरोधी वर्षा होती है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे भारत देश में हमारा जो माउंटेन है विशाल हिमालय है, तो हमारे भारत देश में विशाल हिमालय होने के कारण बाहर से तूफान, चक्रवाती या अलग अलग प्रकार की जितनी वर्षाएं होती है वो वर्षाओं को रोक के रखता है। और हमारे यहाँ से जो वर्षा वगैरह होती है, जो आपको बताया मैंने प्रतिरोधी वर्षा, वो उसे रोक कर रखता है, वही वो वर्षा को यानी वर्षा करा देता है। तो इस प्रकार से हमारे भारत देश में एक प्रकार से हमारा जो हिमालय पर्वत हमारे लिए सुरक्षा गार्ड बनकर खड़ा हुआ है। वो हमारा जो गार्ड है वो हमारे अंदर से बारिशों को बाहर जाने देता है। बाहर से जो आई हुई खतरनाक जो तूफान वगैरह, चक्रवाती हवाएं वगैरह को रोक देता है, और हमारी बारिश को हुई वो बारिश पैदा करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को प्रतिरोधी वर्षा के बारे में बताया गया है कि जो समुद्र से अथवा विशाल महासागर से आने वाले पवन वाष्पयुक्त होते हैं उसे उड़ा कर ले आते हैं, और उनके मार्ग में आने वाली ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं उसे रोक देती है। तो पवन के मार्ग में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं आने के कारण वो पवन वही रुक जाता है, और उसकी पावरटी धीरे धीरे कम हो जाती है। और जहां वो रुकता है और धीरे धीरे हवाएं जो होती है उसकी जो उड़ान होती है वो कम होती है, वो कम होने से वो हुई रुक जाते हुई उनके रुकने से ही बारिश हो जाती है। उसे ही प्रतिरोधी वर्षा कहते हैं। इस प्रकार से ये प्रतिरोधी वर्षा होती है। उसके बाद में हम चक्रवाती वर्षा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चक्रवातीय वर्षा, तो चक्रवात का तात्पर्य है कि किसी स्थान पर हवा का दबाव आसपास के प्रदेश की अपेक्षा कम होकर उसमें हवा की विशिष्ट रचना तैयार होती है। ये हवा ऊंचाई पर जाने से उसका तापमान कम होकर हवा में स्थित वाष्प का संघनीभवन होकर वर्षा होती है। चक्रवात वर्षा समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक मात्रा में होती है, और जिन प्रदेशों से होकर गुजरती है वहाँ पे वर्षा होती है।
तो यहाँ पे चक्रवातीय वर्षा के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार से चक्रवात का तात्पर्य है किसी स्थान पर हवा का दबाव आसपास के प्रदेश की अपेक्षा कम होकर उसमें हवा की विशिष्ट रचना तैयार करना, और तैयार करने के बाद में ये हवा ज्यादा ऊंचाई पर चली जाती है, ऊंचाई पर जाने के बाद में उसका तापमान कम हो जाता है और कम होने के बाद में उसकी वाष्प के संघनीभवन होकर ये वर्षा कराती है। और ये चक्रवात जहां जहां जिन प्रदेशों पर होकर गुजरती है वहां पे ये वर्षा कराती है। तो चक्रवातीय वर्षा हमारे लिए जान माल के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। जहां जहां पर ये चक्रवाती वर्षा होती है वहां पे फसलें वगैरह बर्बाद हो जाती है। फसलें बर्बाद होने के बाद में हमारे माल धन वित्त हानि भी, जानवरों के ऊपर भी ये एक प्रकार से भयानक स्थिति उत्पन्न कर देती है। इंसान जानवरों पे भी हमला कर देती है, उनकी भी समझ लो जान माल का नुकसान हो जाता है। उसके बाद में ये आसपास के जहां जहां प्रदेशों में होकर गुजरती है वहां पे बारिश कर देती है। तो चक्रवात ये विशिष्ट रचना तैयार करती है और उसमें ऊपर ज्यादातर ये हवा ऊपर चली जाती है। ऊपर हवा का तापमान कम होने से ये हवा घूमती जाती है और घूमने के बाद में ये पूरी तरह से व्हर्लपूल करती है, व्हर्लपूल करते हुए ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद में जहां जहां से गुजरती है वहां पे ये बारिश करती है, जिससे हमारी जान माल का नुकसान हो जाता है। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का कोहरा और तुषार। कोहरा और तुषार के बारे में बताया गया कि वायुमंडल में स्थित वाष्प का संघनीभवन होता है तथा जब भूपृष्ठ के समीप होता है तब कोहरा और तुषार देखने को मिलते हैं। भूपृष्ठ के समीप हवा की परतों का तापमान कम होता है, जल कणों की हवा में स्थित घनत्व बढ़ने पर कोहरा होता है। तो यहाँ पर आप लोग बताया गया कि वायुमंडल में स्थित वाष्प का संघनीभवन होता है तथा जब भूपृष्ठ के समीप होता है तब कोहरा निर्माण होता है, कोहरा तुषार देखने को मिलते हैं। तो भूपृष्ठ के समीप हवा की परतों का तापमान कम होता है। तो यहाँ पे भूपृष्ठ के नजदीक जो है हमारे जमीन के भूपृष्ठ पर सरफेस के नजदीक यहाँ आप लोगों को हवा की परतों का निर्माण कम होने के कारण उनमें जल कणों की हवा में स्थित घनत्व बढ़ने पर कोहरा हो जाता है। तो यहाँ आप लोगों को जो जल कण है वो हवा में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है और घनत्व बढ़ने पर कोहरा निर्माण हो जाता है। तो कोहरा निर्माण होने से या आप लोग ओस तुषार वगैरह होने से ज्यादातर हमारे यातायात के साधन आवागमन में परेशानी आती है, इससे एक्सीडेंट वगैरह निर्माण हो जाते हैं। हमारे कितनी हवाई जहाज उड़ाने, ट्रेनें, टू व्हीलर, फोर व्हीलर की यातायात सब पूरी तरह से ठप हो जाती है और हमारा यातायात और संचार निगम भी ठप हो जाता है। तो कोहरा ओस और तुषार की वजह से ये प्रॉब्लम निर्माण होती है। तो ये भूपृष्ठ के समीप होने से कोहरा निर्माण होता है और कोहरा निर्माण होने से जल कण हवा में मिक्स हो जाते हैं और उसका घनत्व बढ़ने पर कोहरा हो जाता है। तो कोहरा, ओस और तुषार। तो आपको पता है तुषार जिस प्रकार से हम एक बोतल फ्रिज में से बाहर निकालते हैं, फ्रिज में से बाहर निकाल जब बोतल को रखते हैं तो उसमें जिस प्रकार से वाटर ड्रॉप्स दिखाई देती है वैसे ही यहाँ पे तुषार होता है। तो वाटर ड्रॉप्स जो रहते हैं वो पूरी तरह से घनत्व पाए जाते हैं। तो घनत्व होने से तुषार के द्वारा भी हमारे सर वगैरह में पानी गिरने से या हमारे गाड़ियां वगैरह जो वाहन वगैरह लगते हैं उसमें तुषार गिरने से पूरी तरह से उसमें वो ओस छा जाती है। तो ओस पता है आप लोगों को, पेड़ों के पत्तों में भी ओस दिखाई देती है, तो तुषार वगैरह पाए जाते हैं। और कोहरा सबसे ज्यादा खतरनाक कोहरा होता है। कोहरा की वजह से हमारा आवागमन, यातायात के साधन ठप हो जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं वगैरह हो जाती है और जान माल का नुकसान वगैरह हो जाता है और हमें आगे कुछ दिखाई नहीं था। कोहरा सबसे ज्यादा हमारे दिल्ली में दिखाई देता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण भी ज्यादा कोहरा उत्पन्न हो जाता है, फॉग की वजह से, फॉग वगैरह जो धुआं वगैरह उससे होता है। और बारिश के दौरान से और ठंडी में जो ठंड के मौसम वगैरह तो उसमें तो सबसे ज्यादा कोहरा नजर आता है, उससे नुकसान वगैरह हो जाता है। उसके बाद में आ रहा है आपका अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण हवा में विभिन्न गैस मिल जाती है, जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि वर्षा के पानी में घुले अम्ल वर्षा के साथ नीचे गिरते हैं, उससे अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा हमारे जान माल के लिए नुकसान होते हैं, हमारी खेती वगैरह भी खराब हो जाती है। तो हमारे बस्तियों के आसपास जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, जो इंडस्ट्रीज एरिया वगैरह होती है, उद्योग केंद्र वगैरह के, वहाँ के नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल वो हवा में मिक्स हो जाते हैं और जब सूरज वगैरह वहाँ के जो पानी जमाव वगैरह होता है वो पानी वगैरह में सूर्य उष्णता के द्वारा वो किरणें ऊपर जाती है और उसका संघनीभवन होता है और सब जब वो बादल इकट्ठा हो जाता है इसमें इनके जल कण वगैरह मिक्स हो जाते हैं। तो हवा और धूलिकण, जल कण वगैरह मिक्स होने पर यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मिक्स हो जाते हैं, फिर वो बारिश होती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा के कारण हमारे
खेतियों को नुकसान होता है, इंसानों को नुकसान होता है, वो अम्लीय वर्षा वगैरह हमने वो पानी को और जानवरों ने पी लिए तो उससे हमारी जान खतरे में आ सकती है। इस प्रकार से आप लोगों का अम्लीय वर्षा हो जाती है। तो वर्षा के परिणाम, पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाले पेयजल का मुख्य स्रोत वर्षा है। अतिवृष्टि जैसी हानिप्रद है, वैसे कम वर्षा भी हानिप्रद होती है। अति वर्षा के कारण भयंकर बाढ़ आती है, भयंकर बाढ़ आने से उससे जीवित और वित्त हानि होती है, और बारिश नहीं हुई तो अति अवर्षण की स्थिति निर्माण होती है, अनाज की कमी निर्माण होती है, किसानों की स्थिति दयनीय होती है, और देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्षा का जो परिणाम है, हमारे पृथ्वी पर जो हमारे पेयजल का एक ही साधन है वर्षा, तो वर्षा का पानी हम भंडारण करके या उसको स्टोरेज करके रखते हैं, तो स्टोरेज करके हम पीने योग्य पानी को इकट्ठा करते हैं कि अति वर्षा होने से भी हानि पड़ते, कम वर्षा होने से भी हानि पड़ते, कम वर्षा वगैरह हो तो अतिवर्षण निर्माण हो जाता है, तो तो अवर्षण की स्थिति निर्माण होती है। तो अवर्षण की स्थिति निर्माण होने से हमारे खेती बाड़ी की उपज अच्छी नहीं आती है, जिससे किसानों की दयनीय स्थिति निर्माण हो जाती है, और अनाज की कमी निर्माण होती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि वर्षा कम होना भी हानिकारक है, ज्यादा भी होना हानिकारक है। लोग कहते हैं कि सूखे का जो अकाल होता है वो झेल लेते हैं, लेकिन जो हरा है, मतलब पानी वर्षा जो बाढ़ वगैरह आती है, वो बाढ़ वगैरह नहीं आना चाहिए। बाढ़ वगैरह आती है तो सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। तो कहने तात्पर्य है कि जो अकाल होता है वो अकाल से हम निपट लेते हैं, लेकिन बाढ़ वगैरह जो हरे की मारे, पानी की मारे वो झेल नहीं पाते। इससे वित्त और जीवित हानि ज्यादा होती है, और हमारी स्थिति दयनीय हो जाती है, और हमें अनाज वगैरह खाने को मिलता नहीं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। और जो वर्षा है, हमारे जो मौसमी वर्षा हुई तो अच्छी बात है, मौसमी वर्षा हुई तो हमारी खेती बाड़ी अच्छी होती है, लेकिन बेमौसम वर्षा होने से हमारी फसलें भी बर्बाद हो जाती है। तो इससे पहले हमने वृष्टि वर्षा के बारे में जानकारी हासिल करें, हिम वर्षा के बारे में जानकारी हासिल करें कि हिम वर्षा कैसी होती है। कि यहाँ पे बताया गया कि हिम वर्षा के द्वारा जब हवा ऊपर जाती है और उसका टेम्परेचर द्रव्यमान की स्थिति में नीचे गिर जाता है, 0 सेल्सियस आया था, तो वो हिम में चेंजेस हो जाता है, और वो बुरादे की रूप में वो झड़ता है। जो बुरादा वगैरह जो बारिश होती है हिम की, वो बुरादे झड़ती जाती है और नीचे जमा होती जाती है, तो एक दूसरे के ऊपर वो हिमकण जमा होते हैं। हिमकण जमा होने पे वो धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर परतें जम जाती है। वो परतें जमने के बाद में वो पारदर्शक दिखाई देती है, उसे बर्फ कहते हैं। तो हिम और बर्फ में अंतर पाया जाता है। तो हिम बुरादे की जैसा होता है और बर्फ पारदर्शक होता है। तो जब हिम वर्षा होती है, जो उसका टेम्परेचर द्रव्यमान की स्थिति से ऊपर हवा लेके चल जाती है, तो संघनीभवन वगैरह होता है, तो वहां से जो बारिश होती है हिमकणों के द्वारा बुरादी के रूप में, वो धीरे धीरे परतों के ऊपर परत जमते चली जाती है, और निचली परत वो पूरी ठोस हो जाती है, और जो भूपृष्ठ पर जो परत पाई जाती है वो बर्फ हो जाती है। वो पूरी तरह से भूपृष्ठ पर बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है, वो पारदर्शी कहलाती है। तो बर्फ बहुत हानिकारक होता है। तो बर्फ और हिम में अंतर पाया जाता है। उसके बाद में हमने आरोही प्रतिरोधी वर्षा के बारे में जानकारी हासिल करी कि आरोही वर्षा जो ऊपर धीरे धीरे हवा के द्वारा ज्यादा ऊंचाई पर लेके जाती है, वो गर्म हवाओं जो महासागर से, समुद्र से उष्ण सूर्य किरणें से वाष्प बनाकर ऊपर लेके चले जाती है। जैसे जैसे ऊपर चले जाती है, और जहाँ एंड में जहाँ पर उसकी पाउडरी खत्म हो जाती है, तो वो हवाएं वहां पे ठंडी हो जाती है, तो वो और धीरे से वो वर्षा आती, उसे अवरोही वर्षा कहते हैं। और अवरोधी वर्षा के बारे में मैंने आपको बताया कि अवरोधी वर्षा जो संघनीभवन होकर हवाएं जब पानी को उड़ाकर लेके जाती है, जैसी जैसी वो ऊपर चली जाती है, वैसी वैसी जितनी ताकत रहती है उतनी ताकत से उड़ती है, लेकिन जहां पर पर्वत श्रृंखला है उसका रास्ता रोक देती है और तरल निर्माण करती है, उसे अवरोधी वर्षा कहते हैं। जैसी पर्वत वगैरह जो श्रृंखला है से वो टकराती है, वहां पे वो वर्षा हो जाती है। इसलिए हमारे भारत देश में हिमालय पर्वत हमेशा बाहर से आने वाली चक्रवाती तूफान वगैरह रोकता है, और हमारे अंदर से जाने वाले बारिश को रोकता है। इसलिए अगर हिमालय पर्वत ना होता तो हमें सूखे या अकाल का या फिर आवर्षण के हम शिकार हो जाते, जिससे बारिश वगैरह कम होती। तो यहाँ पर आप लोगों को कोहरा के बारे में, ओश, तुषार, उसके बाद में ओले के बारे में बताया गया कि ओले कैसे पड़ते हैं। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का अम्लीय वर्षा कैसी होती है, वर्षा के परिणाम तो आपको बताए। तो इस प्रकार से ये हो गया आप लोगों का विषय कक्षा 9 भूगोल घटक पाठ 5 वृष्टि वर्षा। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने वर्षा के बारे में जानकारी हासिल करे। यहाँ पर आप लोगों का ये पाठ
खत्म होता है। धन्यवाद।